हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप थिंग्स आर गोइंग वेल फॉर यू गाइस। यह फिल्म एम्परर का एपिसोड नंबर 289 और इसमें जियान सिर्फ वैली मास्टर डूटियान होंग के शरीर की इविल एंटिटी को ही नहीं निकालेगा, बल्कि ग्रैंड कंपटीशन की सेकंड स्टेज की भी शुरुआत होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। नजारा सबसे पहले वही होता है जहाँ पिछले एपिसोड में एंडिंग हुई थी। ऑफ कोर्स ये बात हो रही होती है सीक्रेट डोमेन की, जो कि थंडर वैली के टेरेस पवेलियन के टॉप फ्लोर में कहीं छिपा हुआ था। डूटियान फेंग को देखते हुए जियान स्माइल के साथ बोलता है, सीनियर, वो इविल पावर इतनी आसानी से आपके शरीर से नहीं जाने वाली। आपको मेंटली तैयार रहना होगा, क्योंकि होली फ्लेम को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। ये सुन के वैली मास्टर डूटियानो हंसने लगे थे। वो बोलते हैं, डोंट वरी लिटिल गाय, तुम आराम से अपने हाथ खोलो, मेरी बूढ़ी हड्डियां अब भी मजबूत हैं। और हाँ, अभी चीज को ऐसे ही रखना है। इन शब्दों को सुनकर जियान स्टैंड हो गया था। वो पूछते हैं, आप इसे खत्म नहीं करना चाहते हो? डूटियानो रिप्लाई करते हैं, अब भी इसका इस्तेमाल करा जाना बाकी है, इसे इतनी आसानी से मरने कैसे दिया जा सकता है? और जैसा कि मैंने बोला, चीजें हमारी थंडर वैली के कंट्रोल में है। ये बोलते बोलते उनके पीछे लहराने वाली गोल्डन क्लोक हल्की सी चमक छोड़ती है, फिर ये अपने साथ आर्मर को लेके गायब हो जाती है। जैसे डूटियानो का मस्कुलर चेस्ट अच्छे से दिखाई दिया था। जियान को उनकी पावरफुल हार्ट बीट्स के साथ साथ वो ऑमनस ब्लैक ऑरा भी सेंस होता है, जो कि किसी पैरासाइट की तरह उनसे जुड़ा होता है। इसमें से गुल 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 की आवाजों के साथ ओवरवेलमिंग इविल एनर्जी अपनी प्रेजेंस को जाहिर करती है। जन सीरियस होते हुए बोलते हैं, क्या टेक्निकल इविल फोर्स हैं? वो ऊपर ऊपर दिखने वाला डार्क लिक्विड ही एब्सोल्युटली डेंजरस था। जब इधर ये टेरिफाइंग सीन खुला था, दुखी फेस जो कि रिनकार्नेशन सील को ऑब्जर्व कर रही होती है, वो अचानक से वॉइस रिकॉर्ड लेती है। क्रैकलिंग आवाजों के साथ उसका वो टेरिफाइंग ऑरा फैलने लगा था। ये देख के जियान तुरंत ही एक्शन लेता है। गूंजती है क्रैशिंग साउंड उसकी होली फ्लेम दुखी के फिगर को बिल्कुल किसी ककून की तरह ढक लेती है, जिससे फ्यूजन प्रोसेस काफी स्मूथ हो सके। ओरिजिनली रिनकार्नेशन सील उसकी थी, बस इसे सील हुए काफी समय हो चुका है, इसलिए इसके साथ पूरी तरह से मर्ज होने में समय तो लगना ही था। जियान के एक्शंस को देख के वैली मास्टर थैंक यू बोलते हैं। जियान फिर से उनके चेस्ट पे ध्यान देता है, जहाँ पे वो ब्लैक लिक्विड अभी भी विगल हो रहा था। हालांकि जियान पहले ही ब्लड डीमंस का सामना कर चुका था, लेकिन इस लेवल की इविल एनर्जी को उसने कभी सेंस नहीं किया। वो बोलते हैं, सीनियर, इविल पावर। डूटियानो बताते हैं, ये इविल रेस के बर्निंग सोल क्लैन की किंग का ब्लड एसेंस है। उस समय पे लकीली मुझे इनकी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के खिलाफ षड्यंत्र के बारे में मालूम पड़ गया था। फिर अपने हेवली थंडर एलिमेंट की सीड का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें मेरी 2 सोल ने भी साथ दिया था, मैंने उनके पूरे क्लैन को इरेडिकेट कर दिया। ऑफ कोर्स मेरे हमले करने की वजह से कई टेरिफाइंग फोर्सेस अपनी नजरें मेरे ऊपर गड़ा चुकी थी। अच्छी बात है कि तब लॉर्डली सोल ने मेरी हेल्प करी, लेकिन मुझे तभी पता नहीं चला था कि बर्निंग सोल क्लैन का किंग, जो कि 4 स्टार 2 इमोर्टल के पीक लेवल का एक्सपर्ट था, वो मेरा पीछा कर रहा था। हालांकि मैंने उसके क्लैन को तो वाइप आउट कर दिया, लेकिन उसने एक अनजान सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करके मुझे खुद को अपनी बॉडी में सील करने में मजबूर कर दिया। मैं तब से इससे निजात पाने के लिए होली फ्लेम की तलाश में हूँ। अच्छी बात है, ऊपर वाले ने मुझे निराश नहीं किया है। अपने शरीर से हुआक्शिन टियान की होली फ्लेम क्रिस्टल को बाहर निकालते हुए जियान बोलते, सीनियर, चलो इस इविल पावर को जगाओ। आपकी थंडर और मेरी होली फ्लेम के साथ हम इसे एक्सपेल करते हैं। फ्लेम क्रिस्टल में से वो गोल्डन लिक्विड बहने लगता है। डूटियान होंग भी बोलते हैं, ऑल राइट, मुझे इन्हीं शब्दों का इंतजार था। जब उनके शब्द खत्म हुए होते हैं, जी की आवाजों के साथ उनकी त्वचा में से कई बिजलियों के पतले बदले धागे निकलने लगते हैं। इस थंडर की शेयर फेरोसिटी उस इविल लिक्विड को ट्रेम्बल करने के लिए काफी थी। होली फ्लेम की प्रोटेक्शन के बाद भी जियान इस थंडर पावर से डर महसूस करता है। शायद कल्टीवेशन कम होने की वजह से वो होली फ्लेम के फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाया। लेकिन तब भी काफी शॉकिंग बात होती है कि लाइटिंग पावर उसकी होली फ्लेम के लेवल की थी। जियान खुद से बोलते, सच में हेवली लेवल का थंडर सीड है। जब वैली मास्टर ने अपनी एनर्जी रिलीज कर रही थी, उनके सीने के उस ब्लैक लिक्विड में से एक फ्यूरियस आवाज बाहर आती है। वो इविल एंटिटी दहाड़ के बोलती, डूटियान होंग। डूटियान हंस के बोलते, हाँ इविल मो, आज तेरे तबाह होने का दिन है। वो काले रंग की खून जैसी बूंद काफी उछल कूद करने लगती है। इसकी घमंड से भरी आवाज फिर से सुनाई दी थी। वो कहते, एनालिशन, डूटियान होंग, तो मेरे बर्निंग सोल क्लैन को इतना अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए। मैं बर्निंग सोल क्लैन का किंग हूँ, आखिर मैं तुम्हारे हाथों से कैसे मर सकता हूँ? डूटियान होंग, मेरे शब्दों को याद रखना, बहुत जल्दी हमारी इविल रेस के 2 किंग्स यहाँ पे आएंगे और तुम्हारा ग्रेट 1000 वर्ड उस अनहोनी से बच नहीं सकता है। डूटियान होंग बोलते हैं, लेकिन उस दिन को देखने के लिए तुम बचोगे नहीं। अचानक से उनके हाथ की हैंडसीज को बनाने लगे थे। ये थी 1000 थंडर इमोर्टल बाइंड। रिलीज होते हैं कुछ ऐसे थंडर वोल्ट्स जिन्हें अपने करीब आते हुए महसूस करके वो एंटिटी दहाड़ के बोलती, आ ये ओल्ड बैस्टर्ड। लेकिन जी की साउंड के साथ वो थंडर वोल्ट्स उस काली खून की बूंद को भूनते रहते हैं। लगता है डूटियान होंग के लिए प्रक्रिया आसान नहीं थी। हालांकि उस इविल ब्लड का ऑरा कम होता जा रहा था, लेकिन सफेदी तो डूटियान होंग के चेहरे पे भी छा रही होती है। आखिरकार उनके इस अटैक ने बस ब्लैक
ब्लैक लिक्विड कोई टारगेट नहीं बनाया था, बल्कि नुकसान उनकी ओरिजिन पावर को भी होता है। वो हफ हफ करते हुए बोलते हैं, जियान आगे के मामले को तुम संभालो। ये देख के जियान नॉट करता है। उसे ये मानना पड़ेगा कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ये ओवरलॉर्ड सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता है। उसने इस इविल एंटिटी को साफ करने के लिए खुद को चोट पहुंचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। अभी अंदर से जियान भी पूरी तरह से श्योर नहीं होता है इस बर्निंग किंग सोल की पावर को वो कैसे एक्सपेल करेगा, जो कि पीक फोस्टा दोशियान का एक अपोलो कैप्टिव थ्रेट है। टाइम भी वेस्ट करने को नहीं होता है। बस 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 की आवाजों के साथ जियान की पूरी बॉडी किसी टॉर्च की तरह जलने लगती है और वो अपनी हुआक्शन टियान के होली फ्लेम क्रिस्टल को डू टियानोंग के चेस्ट की तरफ आगे बढ़ा देता है। वो बोलते हैं, होली फ्लेम पर्ज द इविल। ये कहते इस पूरे स्पेस में भयानक पीले रंग की रोशनी फैली थी। ये रोशनी आकार लेती है एक रून का, जिसके अंदर टेरिफाइंग पावर भरी हुई थी। जब फायर हार्ट टियानिन का प्योरीफाइंग रून उस इविल ब्लड ड्रॉपलेट के पास जाता है, वहां से सिजल सिजल की आवाजों के साथ धुआं उठने लगता है और उस एंटिटी की पैनिक से भरी आवाज भी गूंजी थी। वो कहते ये होली फ्लेम है, इम्पॉसिबल। इविल रेस में होली फ्लेम का जैसा खौफ था, वो इसकी आवाजें अच्छे से जाहिर कर रही होती है। होली फ्लेम की ओरिजिन पावर से टकराना इसका मतलब है मौत। इस पर अब तक प्राउड फील करने वाला वो टायरेनिकल सोल किंग एकदम डर से कांपने लगता है। वो कहता है, नहीं मैं यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ, मुझे भागना होगा। वो ब्लैक लिक्विड कन्वल्स हो रहा था। फिर जियान और डू टियानोंग की नजरों के सामने ये उनके सीने से खुद को अलग कर लेता है। लेकिन जो चीज सरप्राइजिंग थी वो ये था कि डू टियानोंग की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं आया था। ये कुछ ऐसा होता जैसे डू टियानोंग इसे जानबूझ के जाने की इजाजत दे रहे हो। वो ब्लैक लिक्विड किसी जहरीले सांप की तरह सुसु की आवाजों के साथ इस डोमेन के स्पेस में फड़फड़ा रहा होता है। वो कहता है, डू टियानोंग और तू होली फ्लेम का मास्टर, जब ये किंग तुमसे दोबारा मिलेगा वो तुम दोनों की मौत का दिन होगा। मैं इस खेल को खत्म करता हूँ। इसमें से और भी भयानक इविल फोर्स इरप्ट होने लगी थी, जो इस मजबूत ठंडे डोमेन के स्पेस को भी कहीं न कहीं क्रैक करने के साइंस दिखाने लगती है। लेकिन इससे पहले ब्लैक लिक्विड डिसअपीयर हो पाता, इस स्पेस में डोमिनेंस से भरी आवाज गूंजी थी और साथ में रप्ट होती वो टेरिफाइंग फोर्स जिसने उस काले पदार्थ को उसी जगह पे जमा दिया था। वैली मास्टर डू टियानोंग बोलते हैं, शेमो, जिस पल मैंने तुम्हारे बर्निंग सोल क्लैन को तबाह किया तुम्हारी हार निश्चित हो चुकी थी। वो अपने हाथ को आगे करके बोलते हैं, थंडर सेलेशियल सीड दो सोल बाइंड। ये कहते हैं इस ब्लैक लिक्विड के चारों तरफ कई अजीब अजीब से मिस्टीरियस पैटर्न्स बनने लगे थे। वो बर्निंग सोल किंग कहते हैं, समखना साफ तौर पे उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कैसे जाल में फंस चुका है। इस शेमो को ट्रैप होते हुए देख जियान भी गहरी सांस को लेता है। इविल रेस में सारे के सारे किंग्स अपने बेस कैंप में यूनिक मार्क को छोड़ देते हैं। जब कोई भी किंग मरता है तो इविल रेस के उन सुप्रीम लीडर्स को ये तुरंत सेंस हो जाता है। बात ऐसी थी कि डू टियानोंग एक 5 स्टार दोशियान और जियान की होली फ्लेम के साथ मिलके इसे ऑब्लिटरेट करना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसा होने पर दूसरी पार्टी अलर्ट हो जाती, इसलिए वो इसे जानबूझ के जाने का मौका देते हैं। फाइनली जो आगे हुआ हमारे सामने है, उस ब्लैक लिक्विड को स्ट्रगल करते हुए देख डू टियानोंग कोड स्नॉट करके बोलते हैं, हम तुम कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हो। उनके हाथ के इशारे से एक मैजेस्टिक पावर उस बर्निंग सोल किंग को पास खींच के लाती है। तो अपने कंट्रोल में आए हुए उस ब्लैक लिक्विड को देख के डू टियानोंग हंस के बोलते हैं, कई लोग जानते हैं कि शेमो मेरी बॉडी के अंदर सील्ड है और उसकी मौजूदगी मेरी स्ट्रेंथ को कम कर चुकी है, लेकिन अब इसे एक्सपेल करने के बाद मैं बहुत जल्दी अपने पीक पे लौट आऊंगा। इस बार मुझे लगता है तुमने भी कुछ अनयूजुअल नोटिस किया होगा। फर्स्ट स्टेज में तुम्हारे जिन 2 सोल क्लैन के मेंबर से सामना हुआ, उनमें से एक से हमने जानकारी हासिल करी। लगता है वो इविल रेस के साथ काम कर रहे हैं और इनके कुछ घुसपैठी हमारी थंडर वैली के अंदर भी आ चुके हैं। इस वजह से अब इस शेमो को जिंदा रखना होगा। अगर ये मरता है तो हमने अब तक पूरे जाल को बिछाने में जो मेहनत करी है वो बर्बाद हो जाएगी। इस बार उन फोर्सेस और हमारी थंडर वैली के बीच में होने वाली बैटल सारे गोस्ट वर्ल्ड के लिए जागने का इशारा है, जो हमें आने वाले महायुद्ध की तरफ ले जाएगा। जियान नॉट करता है। वो जानता था कि इस लेवल की बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए उसके पास पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं है। अभी जियान को देखने डू टियानोंग की आंखों में भी बिल्कुल जेन्युइन सिंसियरिटी होती है। वो उसे थैंक यू बोलते हैं। वैली मास्टर कहते हैं, ओरिजिनली इस शेमो के मेरे शरीर के अंदर सील होने की वजह से मेरे इस वॉर में जीतने के चांसेस 30% थे, लेकिन अब मैं 70% कॉन्फिडेंट हूँ। जियान पूछते हैं, सीनियर क्या आपको मेरी किसी और तरीके की भी हेल्प चाहिए? लगता है इसके लिए डू टियानोंग पहले ही तैयार थे। वो एक हेल्पलेस आवाज में बोलते हैं, बस तुम फेयर का ध्यान रखो। इस बार इविल रेस जो हमारे ऊपर हमला कर रही है, मुझे लगता है इनका एक ऑब्जेक्टिव फेयर को कैप्चर करना है। जब उसकी रीइंकार्नेटर की आइडेंटिटी फैलेगी, वो इविल रेस के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगी, जिसे वो हर हाल में मिटाना चाहेंगे। जब वो 4 कॉन्टिनेंट कॉम्पिटिशन खत्म हो तो अगर मुमकिन हो प्लीज उसे इंसानों की दुनिया में लेके जाना। अब एक घोस्ट रियम उसके लिए सूटेबल नहीं रहा है। एटलीस्ट जब तक वो अवेकन नहीं होती उसे प्रोटेक्ट करना। चीफे की तरफ देख के जियान नोट करता है। वो इस लड़के का ऑरा काफी फ्लक्चुएट हो रहा होता है। वो कहता है, रीइंकार्नेटर, अब वंडर वो कब जागेगी? फिर जियान वो स्पाइडरमैन वाला डायलॉग भी दोहराता है। वो सिल्वर लाइटिंग को फेयर के माथे में जाते हुए देख वैली मास्टर साय करके बोलते हैं,
जैसा कि उसकी मदर ने बोला था, फेयर की जिंदगी भी और लड़कियों की तरह आसान होनी चाहिए थी, लेकिन अब उसे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है। जियान भी अपने सर को हिला के सोचता है म्यूइंग, जुन्ना और बाकी लड़कियों के बारे में, खासकर अपनी बेटी और बेटों के बारे में जिन्हें वो दुखी कॉन्टिनेंट छोड़ के आया था। जियान कहता है जिनकी मैं केयर करता हूँ, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे और भी पावरफुल बनने की जरूरत है। उसे गहरी सोच में जाते हुए देख डू टियानोंग हल्की आवाज में कहते हैं जाओ, लगता है अब तक कंपटीशन की सेकंड स्टेज भी शुरू होने वाली होगी, जब फेयर जागेगी मैं उसे तुम्हारे पास लेके आऊंगा। जियान को नोट करते हुए देख डू टियानोंग उसे बाहर टेलीपोर्ट कर देते हैं। अब इस थंडर डोमेन के अंदर वो दुकीफे और वो इविल एंटिटी रह गई थी, जैसे सिल्वरी लाइटिंग ने बांध रखा था। वो कहते हैं शेमू तुमने जो दर्द मुझे पहुंचाया है, तुम्हारी इविल रेस इस बार उसकी 100 गुना कीमत चुकाएगी। और शेमू को अपनी शोरिंग के अंदर रखते हुए वो बिल्कुल ऐसे काले धब्बे को दोबारा से अपने सीने पे बना लेते हैं। जब अपने कामों को खत्म करने के बाद जियान और डुआन टियानहोंग इस थंडर डोमेन से गायब हो चुके थे। दुकीफे जो कि अपनी पावर से मर्ज हो रही होती है, उसके मुंह से एक हल्की सी आवाज बाहर आई थी। आवाज कहती है शाओ क्लैन का डिसेंडेंट। ऑफ कोर्स इसे कोई नहीं सुन पाता। सीन फिर से चेंज होता है। ये जियान का वही रूम था जहाँ पे वो अपनी नई स्किल्स को मास्टर करने की फिरात में होता है। वो हफ हफ करके बोलता है ये थंडर 2 स्किल और थोर स्क्रोल, लगता है फर्स्ट स्टेज में की गई मेरी मेहनत बर्बाद नहीं हुई है। वो फिर से ट्रेनिंग स्टेज में एंटर करने वाला था, लेकिन तभी ल्यूचिंग और यूरेनन उसके दरवाजे पे अपीयर होते हैं। जब डोर को खोलती है दोनों के चेहरों पे कुछ अजीब सा नोटिस करता है। जियान कहता है क्या हुआ। दोनों लड़कियां उसके इनविटेशन का भी इंतजार नहीं करती, वो सीधा उसके कमरे में जाके टेबल के सामने बैठ जाती हैं। फिर टी कप से 2 घूंट लेने के बाद वो कहती हैं कंपटीशन के सेकंड स्टेज के रूल्स अनाउंस हो गए हैं। जियान को फाइनली एहसास हुआ था उसे ट्रेजर पवेलियन में रहते हुए काफी समय हो चुका है, तो सच में सेकंड स्टेज शुरू होने वाली होगी। ल्यूचिंग कहती है सेकंड स्टेज ये काफी अनयूजुअल है, ये है एक सोल कंपटीशन। जियान बहुत चक्का रह गया था। वो बोलते हैं सोल कंपटीशन, जब बात करिए दुखी कल्टीवेशन की तो शायद ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के बाकी के जीनियस से बहुत आगे ना हो, लेकिन सोल पावर उसकी बराबरी कौन ही कर सकता था। यूरेन कहती है और हाँ इस स्टेज के रिवॉर्ड भी काफी अच्छे हैं। इसके पहले पायदान को हासिल करने वाले को एक सोल अटैक 2 स्किल मिलेगी। ये सुन के जियान अपने होठों को टच होने से रोक नहीं पाता। वो बोलता है क्या एक सोल अटैक 2 स्किल, इस चीज की कीमत शायद उसके थॉर स्क्रोल से कई गुना होगी। खुशी तो ल्यूचिंग के चेहरे पे भी दिख रही थी। वो कहती तुम पहले इमोर्टल लेवल के 4th ग्रेड एल्केमिस्ट हो, इसका मतलब तुम्हारी सोल पावर इमोर्टल रियम तक पहुंच चुकी होगी। ही यहाँ पे जीतने के तुम्हारे सबसे ज्यादा चांसेस हैं। यूरेन नॉड करती है। वो बताती है रजिस्ट्रेशन 9 दिनों तक चलने वाला है और 8 दिन पहले ही बीत चुके हैं, कल आखिरी दिन है। अच्छी बात है कि यहाँ तक पहुंचने वाले पार्टिसिपेंट्स काफी कम रह गए हैं। रजिस्टर करने वालों में बस कुछ 100 लोग हैं। वहीं पैसे कंटेंडर्स जिनकी सोल पावर फेरीलैंड रियम तक पहुंच चुकी हो, इन्हें तो एक हाथ की उंगलियों से भी कम माना जाएगा। जन आत्मविश्वास से भरी आवाज में कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो आज रजिस्टर करने चलते हैं। उसके पास पहले पावरफुल सोल टेक्निक्स थी। ऑफ कोर्स यहाँ बात हो रही है नेदर वर्ल्ड ट्रांस की, जैसे हम यूमिंगटियन ट्रांस के नाम से भी जानते हैं, जिसकी वजह से जियान के पास किसी डरने की कोई वजह नहीं रह जाती। सीन फिर से चेंज होता है। ये वो पहाड़ों की श्रृंखला के बीच की जगह होती है जहाँ वो 10,000 डिसाइपल्स रहा करते थे। आज लोगों की आवाजें कुछ ज्यादा ही सुनाई देती हैं। एक व्यक्ति बोलता है क्या तुमने सुना कंपटीशन की सेकंड स्टेज एक्चुअली में सोल टेस्ट होने वाला है। ये सुनकर इसका साथी बोलता है डैम इट, सोल पावर इतनी मिस्टीरियस चीज है, वैसे भी इसमें स्पेशलाइज करने वाले एल्केमिस्ट होते हैं, आखिर स्टेज को कौन ही पास कर पाएगा। इस बंदे की बात से कई लोग एग्री करते थे। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये तो हमें बस एलिमिनेट करने का ट्रैप है। भले ही हमारी दुगी कमजोर न हो, लेकिन पावरफुल सोल कल्टिवेटर्स के सामने हमारी सोल पावर बिल्कुल नहीं टिकने वाली। आखिरकार जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारी कम होती है। हम फोकस करते हैं उस जगह पे जहाँ पे जियान 2 लड़कियों के साथ एक बड़ी सी लाइन में लगने के लिए आता है। तभी उसे देख के एक भारी भरकम सा बंदा बोलता है लड़के अगर तू यहाँ पे रजिस्टर करने नहीं आया है तो गेट लॉस्ट। जियान बोलते क्या तुम देख नहीं पा रहे हो कि मैं रजिस्टर करने की लाइन में लगा हूँ। ये रजिस्ट्रेशन एरिया एक बेम्बू ग्रोव के अंदर था। जियान अच्छे से जानता था कि उसके साथ ऐसा व्यवहार पीछे खड़ी 2 लड़कियों की वजह से हो रहा है। वो खुद से सहाय करके बोलता है सच में खूबसूरती हर जगह पे परेशानी खड़ी करती है। ल्यूचिंग के चारों तरफ एक प्योर अनब्लेमिश्ड ऑरा होता है। वहीं पे यूरेनन एकदम एलिगेंट लगती है, एकदम सुंदर सी बड़ी बहन जैसी। ये दोनों बस स्टनिंगली ब्यूटीफुल नहीं होती हैं, बल्कि इनके टेम्परामेंट्स भी काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं। लोगों के ध्यान का खींचना बिल्कुल नॉर्मल है। जियान को इसे डिजेक्टेड देख के यूरेनन उस बंदे की तरफ भौं से कोड़ के बोलती है तुम, लेकिन जब उसने फर्स्ट रैंक एल्केमिस्ट का बैज उसके कंधे पे देखा था वो अपने आप को कंट्रोल करती है। लेकिन ऐसा ल्यूचिंग के बारे में नहीं था। वो हम करके बोलती बस एक फर्स्ट रैंक एम्पर ग्रेड एल्केमिस्ट। शुआ की आवाज के साथ एक भयानक सोल फोर्स फैली थी, जिससे भारी भरकम सा बंदा वहीं पे बिल्ली बन जाता है। वो खुद से बोलता है क्या टेरिफाइंग सोल पावर है, इन तीनों से डेफिनेटली पंगा नहीं लिया सकता। वो इंस्टिंक्टिवली अपने कदमों को पीछे खींचने लगा था, लेकिन तभी एक बार फिर से उसकी नजरें गई थी जियान के
ऊपर जो दोनों लड़कियों के बीच में खड़ा होता है और उसे जियान के चेस्ट पे कुछ टंगा हुआ दिखाई देता है। ये छोटी सी चीज उसके लिए एकदम थंडरबोल्ट जैसी थी। एकदम बुरी तरीके से पसीना फेंकते हुए वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलता है, इमोर्टल ग्रेट एल्केमिस्ट समखना। जियान इम्पेशेंट टोन में बोलता है, क्या हुआ, अब हम अंदर जा सकते हैं। ये सुनकर उस बर्ली मैन की बॉडी ट्रेम्बल हो गई थी और डर की वजह से उसके चेहरे के रंग उड़ गए होते हैं। उसने यहाँ पे सिर्फ एक इमोर्टल ग्रेड के एल्केमिस्ट को प्रोवोक नहीं किया है, बल्कि एल्केमिस्ट हेवन टियर का है। वो सर झुका के बोलता है, माय लॉर्ड प्लीज मेरी इग्नोरेंस को माफ कर दो, मैं आप जैसे ग्रेड बीइंग को पहचान नहीं पाया। ये कुछ एम्पर ग्रेड कीपर्स हैं, हालांकि इनका टियर काफी लो है, लेकिन इन्हें आप मेरी माफी के रूप में स्वीकार करो। इन चीजों को जियान स्टोर रिंग में रख लेता है। वो बंदा आगे की तरफ इशारा करके बोलता है, प्लीज इस तरफ। वो जानता था कि अगर कोई इस लेवल की एंटिटी उसकी जान लेना चाहे तब तक वो 100 बार मर चुका होता। आखिरकार जियान की इमोर्टल लेवल की सोल के साथ बोले गए कुछ शब्द ही उसका नामो निशान मिटाने के लिए काफी होते हैं। वो व्यक्ति खुद एक ढाल बन के जियान के सामने से भीड़ को हटाना शुरू कर देता है। ऐसे सीन को देख के तीनों अपने सिर को हिलाने लगते हैं। जियान नॉड करके बोलता है, लेट्स गो। उस बैम्बू ग्रुप की तरफ जाते हुए जियान के ग्रुप को देख रही उस बंदे की नजरें एकदम नर्वसनेस से भरी हुई थी। वो खुद से बोलते, मैंने सुना है इस वजह रजिस्टर आ रहे हैं। उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। उम्मीद करता हूँ तीनों को अलग साथ दे। सीन शिफ्ट हुआ था। जियान और दोनों लड़कियां जस्ट बैम्बू ग्रुप के अंदर एंटर ही हुए होते हैं। सबसे पहले इनकी नजर जाती है एक लेक के ऊपर। इस झील के बीच में होता है एक पवेलियन। उस पवेलियन में जो टेबल होती है उस पे कुछ पेपर, इंक और ब्रश पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी इंसान नहीं दिखता। जियान हम करके बोलता है, यहाँ रजिस्ट्रेशन को हैंडल करने वाला कहाँ है। तीनों लेक के बीच में पवेलियन की तरफ जाने लगते हैं। इसी पर नीचे का पानी जाने से ट्विस्ट होता है। गूंजती स्प्लैश की आवाज। फाइनली एक बड़ा सा पानी से बना हुआ स्नेक इन तीनों की तरफ तेजी से हिस करता है। ये चीज प्योरली स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी होती है। जियान एक ही बार में इसके ऑरी को पहचान के बोलता है, एक कंडेंस सोल फॉर्म, ये सच में स्ट्रॉन्ग है। वो वाटर स्नेक बिल्कुल पीछे नहीं हटता। सूश की साउंड के साथ वो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही एंटर करने वाला होता है जियान के 10 मीटर के दायरे में यह एक टंग की आवाज गूंजी थी। एक इनविजिबल सोल बैरियर ने उस वाटर स्नेक को रोक लिया था। इसी पल हम एक सफेद रंग के बुड्ढे को पवेलियन में अचानक से अपीयर होते हुए देखते हैं, जो कि बांस की बनी उस कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। वो हल्का सा आगे पीछे लहराते हुए बोलता है, ओ इंटरेस्टिंग। जियान भी स्माइल के साथ बोलता है, सीनियर हम यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए आए हैं। उसने क्या कि पलक झपकाई होती है। तभी वो ओल्ड मैन जो रिक्लाइन चेयर के ऊपर लेटा होता है वो सीधे जियान के सामने अपीयर हुआ था। वो कहता है, एक 4th ग्रेड हेवन टियर का एल्केमिस्ट और फेरीलैंड रियल्म की सोल। लड़के अपने मास्टर का नाम बता। जियान कामली बोलता है, मेरे मास्टर का नाम है याओ लाओ। वो बुड्ढा कहते हैं, याओ लाओ। उसका वो कंफ्यूजन से भरा एक्सप्रेशन अच्छे से बता रहा होता है। इस नाम को उसने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में कभी नहीं सुना। ऑफ कोर्स ये सरप्राइजिंग भी नहीं था। आखिरकार याओ लाओ थे दुखी कॉन्टिनेंट से। भले जियान इस अनजान जगह पे आ चुका हो, लेकिन उसके आर्ट ऑफ एल्केमी के असली टीचर याओ लाओ ही थे, इसलिए उसके उत्तर को बिल्कुल गलत नहीं कहा जाएगा। अपने चेहरे पे फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन को लेके वो बुड्ढा कहते हैं, कैसे ही बात है, आखिर इमोर्टल 4th रैंक हेवन टियर के एल्केमिस्ट इतने आम कब हो गए। जियान अपनी बाहें उठा के क्यूरियसली पूछता है, सीनियर क्या मुझसे पहले इस लेवल का कोई और रजिस्टर कर चुका है। वो ओल्ड मैन साय करके बोलता है, हाँ वो एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का डायरेक्ट डिसाइपल है। मुझे लगता है उसके रिफाइनिंग स्किल्स तुम्हारे बराबर होंगी, लेकिन उसकी सोल पावर ये तुमसे भी आगे है। खैर जाने दो, मैंने तुम्हारे नाम लिख लिए हैं, अब तुम ऑफिशियली रजिस्टर हो चुके हो। जाओ जाओ, मुझे थोड़ा आराम करने दो। ये बोलते बोलते ओल्ड मैन टेबल पे रखे हुए कागजों को खोलना शुरू कर देता है। वो खुद से बड़बड़ाती हुए बोलता है, आजकल के सारे नौजवान मॉन्स्टर्स कैसे हो सकते हैं। इतनी कम उम्र में पीक 4th रैंक इमोर्टल एल्केमिस्ट बन जाना। मुझे इस लेवल तक पहुंचने में कई सेंचुरीज की कल्टीवेशन लग गई थी। अब तो मेरी चेहरा दिखाने की भी इच्छा नहीं है। साफ तौर पे ओल्ड मैन काफी डिप्रेस्ड था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। नजारा एल्केमिस्ट एसोसिएशन के इनर कोर्टयार्ड का दिखाया जाता है, जहाँ लड़की अपीयर हुए थे। लड़की, मास्टर आप मुझे ढूंढ रहे हो। आपने मुझसे जिस बिल को रिफाइन करने के लिए बोला था, अब भी उसमें थोड़ा सा काम बाकी है। उसके मास्टर साय करके बोलते हैं, तुम इतने जिद्दी क्यों हो। कुछ दिनों पहले हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन में कोई एल्केमिस्ट असेसमेंट के लिए आया था, तब मैं यहाँ मौजूद नहीं था, इसलिए उस टेस्ट को ओवरसी किया है टांग चैन ने। वो लड़का तुम्हारी जितनी एज का है, लेकिन उसकी सोल पावर पहले से ही वर्ल्ड ट्रैवल के मिड स्टेज में पहुंच चुकी है और वो इमोर्टल 4th ग्रेड हेवन टियर की बिल को भी रिफाइन कर चुका है। ये सुनकर उस लड़की की आंखें चमकती हैं। वो कहती है, कौन है ये, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स उसके मास्टर एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। वो कुछ सोच के बोलते हैं, ठीक है आज रात मैं तुम्हारे लिए एक सोल चैनल बनाऊंगा, तब तुम बिना किसी को लड़कियों से मिल पाओगी। जब ये वर्ड्स उस लड़की के कान में जाते हैं, वो अपने चेहरे पे कॉन्फिडेंस से भरी स्माइल के साथ बोलती है, मास्टर थैंक यू, इस बार इस चैंपियनशिप को जीतने से मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। खैर इसका ऐसा कॉन्फिडेंस गलत भी नहीं था। आफ्टर ऑल ये बात सच होती कि उसकी सोल स्ट्रेंथ जियान से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हम वापस जियान की तरफ लौटते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके थे।
ये एक दूसरे से गुड बाय करके अपने अपने रेजिडेंस में चले जाते हैं। जियान भी समय बर्बाद नहीं करता, वो सीधा उस थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक को निकाल के उसे प्रैक्टिस करने लगता है। हालांकि थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक ओरिजिनली थंडर एट्रीब्यूट के कल्टिवेटर्स के लिए बनी हुई थी, लेकिन सरप्राइजिंगली उसका फायर एट्रीब्यूट उस थंडर एट्रीब्यूट को आसानी से रिप्लेस कर पाता है और उससे हासिल होने वाली एक्सप्लोसिव स्पीड काफी ज्यादा इंप्रेसिव होती है। उसे याद थे वैली मास्टर डू टियानोंग के शब्द। उनके हिसाब से थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक एक ऐसी मूवमेंट टाइप की मार्शल आर्ट है जो कि इस्तेमाल करने वाले की एनर्जी की स्ट्रेंथ पे निर्भर करती है। जियान की दोशान एनर्जी होली फ्लेम के द्वारा कई बार रिफाइन हो चुकी थी, इसलिए थंडर एट्रीब्यूट के हेवली सीड से भी कई गुना सुपीरियर होती है। इस मूवमेंट टेक्निक के साथ उसके लिए भविष्य में दुश्मनों का पीछा करना बहुत आसान हो जाएगा। इस टेक्निक के सर्कुलेशन पाथ को अपने दिमाग में अच्छे से रिकॉर्ड करते हुए जियान कहता है मुझे और प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो ऐसा करता भी है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा था उसका टेक्निक के ऊपर कंट्रोल और भी शानदार होता जाता है। आज की रात भी हमेशा की तरह शांति से भरी होती है। इस समय थंडर रियल्म के अंदर मैजिकल बीस्ट भी किसी भी तरीके की आवाजें नहीं निकालते। आसमान में चमकते हुए सितारे देखे जा सकते थे। हम एक बार फिर से थंडर सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन में लौटते हैं, जहाँ पे ओल्ड मैन उस लड़की से बोलते हैं क्या तुम तैयार हो, अपनी आंखों में टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को लेके। वो लड़की बोलती मास्टर चलो शुरू करते हैं। अगले मिनट में वो ओल्ड मैन जो कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन का करंट प्रेसिडेंट था, वो अपनी हॉरिफाइंग स्पेशल ऑरे को रिलीज करता है। प्रेसिडेंट की उंगली के छूने से ही सामने का वर्ड ट्रैम्बल हुआ था। इसके अंदर वो चमकती हुई सोल पावर जाती है जो धागों की तरह स्पेस को कहीं और जोड़ने लगती है। ये हल्का सा पोर्टल की तरह लग रहा था, एक सोल चैनल। प्रेसिडेंट बोलते हैं यंची जाओ। अगर बात करिए इस यंची की तो प्रेसिडेंट की डायरेक्ट डिसेबल होने के साथ साथ अल्केमिस्ट एसोसिएशन की पीक जीनियस थी। वो पहले 2 स्टार दोशान की पीक पे पहुंच चुकी होती है और उसकी सोल पावर भी वॉइड ट्रैवल के मिडिल स्टेज में थी। ये लेट स्टेज से बस थोड़ा सा पीछे होती है। यंची की ब्यूटीफुल आंखें हल्की सी फ्लैश हुई थी, फिर उन्हें बंद कर लेती है। उसके शरीर से बाहर आती है उसकी सोल, जो उसके मास्टर के द्वारा बनाई गई सोल चैनल में एंटर हो गई थी और डेस्टिनेशन थी थंडर रियल्म। यंची को हमेशा सोल कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का शौक होता है, लेकिन रजिस्टर करने के बाद वो सीधा थंडर रियल्म से थंडर सिटी लौट आई थी। इसी मोमेंट में जियान जो कि आंखें बंद करके ट्रेन कर रहा होता है, उसकी इंस्टिंक्ट्स चीखती हैं। उसका वो होली हार्ट तेजी से धड़कता है। अचानक से इस कमरे को एक टेरिफाइंग प्रेशर ने ढक लिया था। गूंजती वो हल्की सी आवाज जो कि कहती है तुम्हारा परसेप्शन सच में अच्छा है, अनफॉर्चुनेटली तुम कमजोर हो। जियान के एक्सप्रेशन तो और भी ज्यादा अगली हो जाते हैं जब वो नोटिस करता है कि उसके रेजिडेंट को ढकने वाली फोर्स एक्चुअली में सोल पावर है और इसके खिलाफ वो बिल्कुल सीरियस डिसएडवांटेज में था। जियान तब भी कोल्ड आवाज में कहता है ये थंडर रियल्म है, योर एक्सेलेंसी इस तरीके से यहाँ पे आना। लगता है वो सोल फोर्स कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं थी। जियान के कमरे में बनता है स्पेशल क्रैक और सोल पावर बोलती है मुझे बकवास पसंद नहीं है, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे फॉलो करो। जियान अंदर अंदर बोलते हैं मास्टर। तुरंत ही सोल लॉर्ड उसके दिमाग में रिप्लाई करते हैं। वो भी घमंड और कॉन्फिडेंस से भरी आवाज में कहते हैं इंटरेस्टिंग, एक सोल चैनल, चलो लगता है तुम्हें कोई देखना चाहता है, हम भी कदम पीछे नहीं ले सकते। और ये तो बस एक छोटा सा 5th ग्रेड का अल्केमिस्ट है, अगर इसने मेरे डिसाइबल को छूने की कोशिश करी तो आज मैं इसे मौजूदगी से मिटा दूंगा। वो जियान से बोलते हैं लगता है सोल की बैटल होने वाली है और इस लड़की की सोल काफी स्ट्रॉन्ग है, लगता है सोल के इस कॉम्पिटिशन में ये तुम्हारी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट होने वाली है। जियान सोल लॉर्ड की बातों से महसूस कर पा रहा था कि वो बिल्कुल घबराए हुए नहीं थे, तो फिर घबराने की उसे भी जरूरत नहीं थी। जैसे वो अपनी आंखें बंद करता है, गूंजती है क्रैश की आवाज, उसकी सोल फोर्स सीधा सोल चैनल में एंटर हो जाती है। जियान को जो चीज सबसे पहले फील होती है वो मिस्टीरियस स्पेस था। ये एकदम अनंत होता है जैसे कि एंडलेस गैलेक्सी। यहाँ कोई एनर्जी या कोई खतरा नहीं था, बस एक अजीब से शांति होती है। तभी हम उसके सामने एक सफेद रंग की बीम को कंडेंस होते हुए देखते हैं जिसने ले लिया था एक ब्यूटीफुल फिगर का शेप। वो लड़की कहती है मैंने सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास यहाँ पे आने की हिम्मत होगी। जियान भी काम आवाज में बोलते इतनी जल्दबाजी क्या है। रजिस्टर करते टाइम जो ओल्ड मैन और जियान के बीच में बातें होती हैं, जियान कहीं न कहीं गैस कर चुका था कि उसका दुश्मन कौन है। यंची टाइम वेस्ट नहीं करती, वो कहती तुम सच में अच्छे हो इसलिए इसका सामना करो। ये बोलती उसके पीछे बनता एक मिल्की वाइट हालो जो घूम के सीधे जियान की तरफ शूट हो गया था। वो जानती थी कि थंडर रियल्म में वो अपने मास्टर की हेल्प के बाद भी यहाँ लंबे समय तक नहीं रुक सकती है। वो सफेद रंग का हालो एक बड़े से हाथ में बदलता है जिसके डिस्ट्रक्टिव वॉरे को जियान भी फील कर पा रहा था। वो ग्रेव एक्सप्रेशन के साथ बोलते है क्या टेरिफाइंग अटैक है। जियान जस्ट इस चीज का जवाब देने वाला होता है तभी स्पेस में एंट्री होती है एक और मिस्टीरियस एंटिटी की। वो अपनी थंडर से आवाज में बोलते हैं अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, बस एक जूनियर की इच्छा को पूरा करने के लिए आप कहाँ तक जाओगे। ये सुन के थंडर सिटी के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट एकदम डिसबिलीव से भर गए थे, मतलब अचंभे से। वो कहते हैं डू टियानहोंग, आखिर ईस्टर्न कॉन्टिनेंट का ये माइटी ओवरलॉर्ड इस बच्चे जियान के लिए खुद सामने क्यों आएगा। वैली मास्टर डू टियानहोंग फिर से अपनी थंडर से आवाज में बोलते हैं
अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जियान भी आपकी एसोसिएशन का एक मेंबर है। क्या आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही पुश कर रहे हो? वैसे भी जियान के ऊपर मेरी प्रोटेक्शन है। अगर तुम उसके ऊपर मूव करना चाहते हो तो एक बार दोबारा सोच लो। गूंजती है स्पेस में क्रैकल क्रैकल की आवाजें। मटेरियलाइज होता है डू टियानोंग का फिगर जो इस पूरे सोल पैसेज को भयानक प्रेशर से ढक लेते हैं। थंडर वैली मास्टर जो कि अक्सर शांत रहा करते थे, आज उनकी आवाज में हल्का सा गुस्सा महसूस करके अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साय करते हैं। वो कहते हैं वेरी वेल, तो चलो इस मैच को सेकंड स्टेज पे कंटिन्यू करते हैं। उनके हल्के के इशारे से ये सोल चैनल वहीं पे गायब हो जाता है। दोनों की प्रेजेंस को डिसअपीयर होते हुए महसूस करके जियान पूछता है सीनियर ये कौन था? डू टियानोंग का फिगर भी गायब होने लगा था, लेकिन वो तब भी मेंटल ट्रांसमिशन के थ्रू जियान से बोलते हैं ये थे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। सच बोलूं तो ये ओल्ड मैन अपने डिसेबल के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार लुटाता है और इसे डील करना भी आसान नहीं है। सिचुएशन को देख के लगता है ये अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने डिसेबल और तुम्हारे बीच में कंपटीशन करवाना चाह रहा था, जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जा सके या तुम्हें तुरंत ही हराया जा सके। क्योंकि ऐसा होने पे जब रियल कंपटीशन का समय आएगा तो तुम कॉन्फिडेंस को खो दोगे। आखिरकार उसके डिसेबल के लिए सारे पार्टिसिपेंट्स में से बस तुम ही असली खतरा बन सकते हो। यहाँ तक बोलते बोलते थोड़े से पॉज होते हैं, फिर वो कहते हैं डोंट वरी, येंची का टैलेंट काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन तुम भी उसे कमजोर नहीं हो और तुम्हारी परफॉर्मेंस को तो मैं भी देखूंगा। इसके साथ डू टियानोंग की प्रेजेंस भी गायब हो जाती है। जियान खुद से हल्की आवाजें बड़बड़ाती बोलते येंची हाँ, रिगार्डलेस उसके दुश्मन चाहे कितने भी घमंडी हो, सेकंड स्टेज के टॉप स्पॉट को गिव अप करने का जियान का कोई इरादा नहीं था। इसी मोमेंट में थंडर सिटी के अंदर येंची अपनी भौं उठा के बोलती है मास्टर अभी जस्ट क्या हुआ? वो क्लियरली कंफ्यूज थी। कुछ पलों पहले उसने जियान के ऊपर पावरफुल सोलर अटैक किया था, लेकिन अचानक से उसका डब्बा गोल हो गया। उसके मास्टर अल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उससे कहते हैं तो वो जियान हमारी अल्केमिस्ट एसोसिएशन का भी मेंबर है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उसका ऐसा क्या बैकग्राउंड है जिसकी वजह से डू टियानोंग खुद उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ गया है। खैर जाने दो, जाओ येंची आराम करो, कल असली कंपटीशन शुरू होगा। खैर कुछ इस तरीके से रात निकलने लगी थी। चलो हम भी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं, वरना क्या पता अगला सोल कंपटीशन तुम्हारे भाई के साथ हो जाए। ये एक्सप्लेनेशन आप सबको कैसी लगी कमेंट्स में लेके जरूर बताना। ऑफ कोर्स आप अपनी शिकायतें सजेशंस को भी लिख सकते हो, मैं उन्हें जरूर रीड करूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में शुरू होने वाला है टेस्ट जहाँ हम कई सोल 2 टेक्निक से वाकिफ होने वाले हैं। अगर आप उस इंटरेस्टिंग एपिसोड को मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स अगर आपसे नेक्स्ट एपिसोड का वेट नहीं किया जा रहा तो बन सकते हो हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। मेंबरशिप को ज्वाइन करने से आप हर शाम को रिलीज होने वाले एपिसोड्स को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे और ऑफ कोर्स इससे तुम्हारे भाई की भी हेल्प होने वाली है। वहीं पे जो लोग हमेशा सबसे 2 से 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके हाथ में, ज्वाइन का बटन आपको चैनल की होम पेज या सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा। आपको उसे जरूर चेक करना चाहिए, लेकिन आज जाने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चलो स्टे हेल्दी, आई एम साइनिंग आउट।